सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं ठीक हूं और मैं नोट कर रहा हूं कि आपकी टाइज़ ने बहुत कोशिश की कि वाइब बरकरार रखें, लेकिन अब वो भी जो है ना समरी हो गई हैं। सर बिल्कुल, मैंने कहा सर वेदर के साथ साथ थोड़ा रखिए। देखिए मैं आज हैप्पी टोन्स पहन के आया ताकि आप, मुझे पता है आपका जो गर्मी की वजह से थोड़ा मूड जो है वो नहीं रहता जो हम चाहते हैं। तो मैं कहा टाई की आपको मैंने कल तो बता दी टाई की दहशत कितनी होती है। सर आर्टिस्ट आपको पता है सेंसिटिव होता है, तो मौसम कहीं भी ज़रा ज़्यादा शिद्दत हो जाए ना तो फिर मैं खुश नहीं रहता। सर आपने वैसे, मेरा अपना ख्याल है कि सबको, तमाम जो हमारे यूथ और एडल्ट्स और सीनियर्स जो हैं उनको ना इस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए जाके अपने बरामदे में या कहीं पे भी ना कोई 15 मिनट धूप खानी चाहिए रोज़, विटामिन डी की मद में। इससे तेज़ धूप नहीं सर आनी सारे साल। सर लेकिन वो विटामिन डी जो है ना, उनको उसके लिए उनको या तो बहुत सुबह सुबह उठना पड़ेगा या शाम को ये करना पड़ेगा। वो जो दोपहर वाली शदीद धूप है ना, उसमें यूवी रेज जो है वो विटामिन डी के अलावा जो कुछ दे जाएंगी। सर देखिए, हमें जो कहा गया था ना वो ये था कि यार व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो हमने इसी तरह करने के सर वही वाली अप्रोच है ना कि जी बस वो एक चीज़ थी, फ्लू हो गया इस साल, तो अब इस साल मैं बच गया क्योंकि वो मेरे यूवी रेस के साथ भी सर हमने ये तजर्बा करने गया। मैं अब्जॉर्ब, एवोल्यूशन सर इसी तरह आएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा इसके लिए वैसे एक चीज़ है कि इतनी हमारे यहाँ पे शदीद गर्मियाँ होती हैं, लेकिन जो बुज़ुर्गों के लिए फिर भी सर्दी ज़्यादा बुरी है, और इसीलिए आप सर्दियों में ज़्यादा सुनते हैं कि लोग फौत हो गए। वो सारे बुज़ुर्ग होते हैं, सर्दियों उनके लिए ज़्यादा टफ है। हाँ, और सर टफ ही है। मतलब देखें ना, एक ये सारा कुछ जो है ना मौसम हमारे, अब देखें तकरीबन सारे टफ है सिवाय मार्च के। बाकी सब टफनेस है। तो ठीक है सर, इसी तरह कौम जो है, और तो कुछ हो नहीं रहा, तो इसी तरह हमारे अंदर थोड़ी टफनेस आएगी ना तो हम दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ बच सकते हैं। वाह, ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। और आपको पता है कि पूरी दुनिया को इस वक्त मसला ये है कि वहाँ पे विरिलिटी कम हो रही है, वहाँ पे जो है ग्रोथ रेट इंसानों का कम हो रहा है। सो उनको अगर उसको सेफ गार्ड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तानी भाइयों की मदद लें। सर बिल्कुल, सियालकोट की तरफ देखें थोड़ा सा, और पंजाब के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, सियालकोट ख़ास तौर पर, और जापान को तो ख़ास तौर पर सर सियालकोट की तरफ देखना चाहिए। वो जाके उनके पॉपुलेशन के जो इशूज़ हैं ना वो तमाम ठीक करते हैं। बिल्कुल सर। सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। तो सर क्रिकेट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप 24 की स्क्वाड जो है पीसीबी की तरफ से अनाउंस कर दी गई आज से कुछ दिन पहले। तो मैं आपको बता ही देता हूँ कौन कौन है। बिल्कुल। तो बाबर आजम कैप्टन, अबरार अहमद, आज़म खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन और उस्मान खान। तो ये सर हमारी मुकम्मल स्क्वाड है। तो इसमें से जो प्लेइंग है वो प्लेइंग है, जो बाकी है वो बेंचिंग है। और वरना देखें, इन सब में से किसी को भी खिला लें, किसी को भी बेंच कर लें, दोनों जगहों पे स्टार्स हैं। ये बात है, हमको एम ही नहीं किसी को लेके गए। अच्छा, ये वैसे जो है ना, इससे बेहतर स्क्वाड मेरे ख्याल में अनाउंस हो ही नहीं सकता था। अच्छा, सिर्फ एक बंदा है जिस पे जो है ना बात हो सकती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि गलत किया या किसी को फेवर दी, लेकिन बात हो सकती है, और वो बहुत ही टफ डिसीजन है। इसकी वजह ये है कि सम पीपल थिंक कि हारिस जो है वो उस्मान से ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब हारिस पिछले 6-8 महीनों से फॉर्म में नहीं है। सो आपको ज़ाहिर है दोनों चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं। तो अब अगेन कोई इस वक्त ना आपको किसी भी चैनल पे बैठ के ये कहता हुआ सुनाई नहीं देगा कि ये क्या स्क्वाड पिक कर लिया है और इसमें तो फेवरिज्म हो गया है, इसमें पर्ची चल गई। कोई ऐसी बात नहीं करेगा। सो एक बंदा है, उसके अलावा तो कोई डिबेट भी नहीं है। अच्छा, वो भी जो है वो बड़ी आपको ने बता दिया, जो जिसकी बात हो रही है वो बेचारा 6 महीने से फॉर्म में नहीं है। सो ये हो गई एक चीज़। दूसरा, शुक्र इन्होंने अबरार को रखा है इस वक्त। मतलब इस स्क्वाड में मिस्ट्री स्पिनर बहुत ज़रूरी है। तो शादाब खान की किस जगह बनती है सर? अच्छा सर, शायद इनिशियल मैचेस में ना बने। सो अभी हम जो खेल रहे हैं वो वही ट्राई करने वाली चीज़ है कि शादाब या फिर एग्जैक्टली।
तो लेकिन फिर भी शादाब क्योंकि बैट भी कर लेता है तो उसको स्क्वाड में तो होना चाहिए, लेकिन प्लेइंग 11 में हो ना हो, डिपेंडिंग ऑन फॉर्म दोनों की, वो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। सर बिल्कुल अभी कल के और सॉरी आखिरी बात एक और, शादाब को खिलाने का बहुत फायदा है अगर आपने उसको अप द ऑर्डर भेजना है बैटिंग करने के लिए। अगर आपने उसको 7वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए भेजना है तो फिर तो उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर अभी हम आते हैं मैच पे जो कल हुआ इंग्लैंड पाकिस्तान का, पहला है तो दूसरा, पहला तो अबैंडन हो गया तो उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन अब टीम बन गई है, अब मोमेंटम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया है। कुछ मैचेस जो हैं हमने और भी देखे, जैसे यूएसए के कुछ मैचेस हुए हैं बाय द वे, और यूएसए कोई बुरा नहीं खेला उन मैचेस के अंदर, बल्कि एक तरह जीता भी है, सीरीज जीत गया बांग्लादेश से। सॉरी बांग्लादेश से सीरीज जीता है पूरी। अच्छा, तो अब पूरी सीरीज बांग्लादेश को हराना है, एक ऐसी टीम जो कि जिनका पहला मेरे ख्याल में इतना बड़ा एक्सपोजर है इस चीज़ के अंदर, ये भी। और अक्सर हम ये करते ही हैं कि हम बड़ी देर से अफगानिस्तान जो एक लेसर टीम मानी जाती थी, अब तो खैर अफगानिस्तान इज गुड टीम, बांग्लादेश को एक ज़माने में आज से कई साल पहले एक लेसर टीम है, हम ये करते थे, हम उनको मौका देते थे हमें हराने का। तो मैं चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के अंदर हम यूएसए को ये मौका ना दें कि वो हमें हरा सकें। लेकिन सर हो कुछ भी सकता है, हम इतने खुले दिल के हैं कि हम कहते हैं आओ हमें कुटो यार, कोई मसले वाली बात नहीं। असल में वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का ही क्यों ना हो, उसमें एक आधा ऐसा अपसेट तो लाजमी होता है, मतलब आधा तो खैर हो नहीं सकता, एक अपसेट लाजमी होता है। और T20 फॉर्मेट ऐसा है कि इट कैन बी एनीवन्स डे, तो हम यहाँ पर एक से ज़्यादा अपसेट्स भी हो सकते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, अगेन पाकिस्तान जब अपसेट करवाता होता था तब पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी सेफ सिक्योर टीम थी। अब ये उतनी बड़ी सेफ सिक्योर टीम रही नहीं, तो ये अब शायद कोशिश पूरी करें कि ऐसी कोई चीज़ ना हो। पहले भी कोशिश तो करते ही होंगे, खैर लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट। अब ज़्यादा बुनियादी बात ये है कि अमेरिका बहुत अच्छा खेला है, पर अमेरिका को एक चीज़ का अंदाज़ा होगा, और वो ये है कि ये जो छोटी टीम्स होती हैं ना, ये उन टीम्स के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा खेलती हैं जिनकी कोई बहुत एक्सप्लोसिव बॉलिंग ना हो। अच्छा, पाकिस्तान के पास तो ले दे के है ही सिर्फ बॉलिंग। सो जिस किस्म की पाकिस्तान की बॉलिंग है ना, मेरे ख्याल में अमेरिका का चांस हमारे खिलाफ काफ़ी कम है। और पहला मैच मेरे ख्याल में ओपनिंग हमारा मैच अमेरिका के खिलाफ है। बिल्कुल। और उसके बाद जाहिर है इंडिया जो सबसे बड़ा हार्ड पिल है हमारी, तो वो चले उनको भी कर लेंगे। और यूएसए में भी आप कह रहे थे सारे हमारे भाई दोस्त कज़न ही होंगे। वही होंगे सर, और कौन होंगे, उनके कोई नेटिव थोड़ी ना क्रिकेट खेली होगी उसने तो बट ठीक है, वो कोई शायद जो आप पता ना एक ज़माने में 90s में 2000s में बड़ा एक था कि लोग बाहर जाते थे वापस नहीं आते थे, कुछ स्विमर गायब हो गए थे 1994 में, और वो आज तक जापान में वो मिले ही नहीं। और तो शायद ये उन्हीं के थ्रू कहीं ना कहीं से निकल आए हैं सारे यहाँ पे, तो वो पता नहीं है, पता चले यार मैं आया थे कनाडा की फ्लाइट पे, स्टूअर्ट थे मेरे वाले साहब, वो यहीं रह गए, हम उनका मैं इधर आ गया। ये भी यानी कि बीच में एक नासिर होगा, एक दिलीप होगा, होंगे सारे हमारे जैसे सर ये हमारे सब भाई हैं सर। तो सर अब आ जाते हैं ज़रा हम अपने मैच के तरफ। इंग्लैंड की सीरीज़ का जो आगाज़ हुआ वो मैं उसको डिसअपॉइंटिंग एक तरह से कहूँगा और एक तरह से नहीं भी कहूँगा। जैसे आपने अभी फरमाया कि बॉलिंग जो है वो हमारी एक स्ट्रॉन्ग सूट है इस वर्ल्ड कप में जाते हुए, बैटिंग नहीं है, बैटिंग नहीं कर पा रहे। कल भी यही हुआ कि अप दी ऑर्डर जिनसे चाहिए थे कुछ आपको, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, बाकी हो गए, वो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पाए। एंड में आना पड़ा, हालांकि हमने बॉलिंग के अंदर हमने इंग्लैंड को काफ़ी हद तक रोक दिया, स्कोर के अंदर स्कोर इतना ज़्यादा नहीं कर पाए, वो ये बॉलर्स को क्रेडिट जाता है। बट जब तक इफ्तिखार आया नहीं और फिर इमाद आया और फिर इनका मोमेंटम बना, तब तक मसला ये था बॉलें बहुत कम थी, विकटें बहुत कम थी, स्कोर बहुत ज़्यादा था, वो कितना कुछ कर लेते। और वो लोग मेरे साथ, मैं जिसके साथ बैठ के देख रहा था मैच, इफ्तिखार ने कैच दिया, इमाद ने जिस तरह आउट हुआ, वो वही जो होता है यार ये क्या ज़रूरत है, अभी छिक्का मारा है। मैंने कहा नहीं यार वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसका काम ही है। मसला सिर्फ ये, उसके पास ना विकटें नीचे हैं ना रन ऊपर पड़े हैं, उसने सारा कुछ जो है वो खुद अपने ऊपर लेना है, तो ये तो फिर होगा ना। हाँ, मैंने उससे कोई कहा कि दुख उस चीज़ का होता कि अगर इफ्तिखार और इमाद आके सेफ खेल रहे होते, उन्होंने आके खेला और बड़े थ्रिलिंग छिक्के मारे, मतलब वो जो उसने अपना लेग पे मारा था यूं करके बस, वो बड़ा ज़बरदस्त था। सो ऑल गुड थिंग्स, बट अगेन टॉप बैटिंग ऑर्डर जो है उसको रिविजिट करने की बहुत ज़रूरत है, वहीं से मार खाई है। देखिए हमारे 2 शिकवे थे इस टीम के साथ, एक दूर हो गया, एक रह गया। सो हमारा पहला शिकवा ये था कि चेज़ करते हुए विकटें हाथ में होती हैं और चेज़ नहीं हो पाता,
वो कल खत्म हो गया, ऑल आउट हुए, ठीक, फाइन, Very कोई good. ऐसा मसला बल्कि शाहीन भी थोड़ा बहुत खेला है। बिल्कुल जबरदस्त ऑल आउट हो गए ना, अगर आउट ना होते तो कहते हम जीत जाते। अच्छा, अब यहाँ पे आता है सेकंड मसला कि मैच खत्म हुआ है 19.2 ओवरों में, सो इसके बाद 22 रन चाहिए थे, यानी कि अगर विकेटें होती तो 4 बॉलों पे 22 बहरहाल डिफिकल्ट है, डूएबल बट वेरी डिफिकल्ट। सो यही 160 पे पाकिस्तानी टीम आउट हो जाती 18.2 ओवरों पे, तो आज हम कहते हैं कि पाकिस्तान जीत गया, ठीक है, क्योंकि फिर सही मानों में इंटेंट नजर आता, अभी भी इंटेंट की कमी थी। दूसरा मेरा ये, अब इसके अलावा एक शिकवा ये है, बड़ी बात कर रहे हैं इंटेंट वगैरह की, ये इस दफ़ा बयान आया सब प्लेयर्स का, फ़खर ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाबर ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बात के ऊपर कि अब आपको हमारा इंटेंट नज़र आएगा, अब आप देखना। अच्छा, और जाहिर है बेहतरी आई है, इसमें कुछ शक नहीं, और आगे और बेहतरी आ जाएगी। मुझे सिर्फ ये है कि ये जितने पंडित हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के, ये जितने तजियाकार फिरते हैं, प्लेयर्स के करीब करीब हैं, बोर्ड की हर वक्त इन पे दस्ते शफकत रहती है, सारे इनको इंटरव्यू, सारे इनको ले जा के कवरेज। हम थे जो आज से 10 साल से कह रहे हैं कि इंटेंट का प्रॉब्लम है, और ये सारे वो लोग थे जो हमें मॉक किया करते थे कि नहीं, और ये देखो 152 फॉर नो लॉस पाकिस्तान जीत। जब पाकिस्तान वो मैच जीता था हम तब भी कह रहे थे मसला है ठीक है, ये मैच जल्दी खत्म होना चाहिए। ये अच्छा, वही ये जो चापलूस ग्रुप है पूरा तजियाकारी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए चापलूसी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम नहीं करते। सो ये जो चापलूस ग्रुप है ये तब भी करीब था, अब ये सारे के सारे गलत साबित हो गए, लेकिन आज भी चापलूसी की वजह से वही करीब है। हम दूर हैं लेकिन हम बात खरी करते हैं। सर, हम दूर भी हैं, बात भी खरी करते हैं, और असल में हम अपने आप को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कभी कहा ही नहीं, हम अपने आप को कहते हैं कंसर्न्ड फैंस। तो अगर तो कंसर्न्ड फैंस जो हैं और जो 4 चीज़ें देख लें, और वैसे भी ये अब समझने की ज़रूरत है कि पहले सर एक ज़माने में होता क्या था कि जो क्रिकेटिंग विजडम था ना, वो एक शख्स के पास आता था रसाले पढ़ के, किताबें पढ़ के, मैचेस के स्टैट्स देख के, और वो भी उसको ऐसे नहीं मिलते थे गूगल करके, किताबें होती थी बड़ी जिसके अंदर तमाम साल के आया करते थे, या चले एवरी 6 मंथ्स, या उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी दीगर अखबारात के अंदर जाके, तो फिर वो एक क्रिकेट की स्पोर्ट्स का एक एनालिस्ट बन सकता था, और ये डेटा फिर वो बड़ा अपने हिफाजत करके लोगों को देता था, मतलब ऑब्वियसली फ्रॉम अ पोजीशन जिसके अंदर शायद पीसीबी ने रखा हो उसको, या किसी चैनल ने रखा हो, और फिर आगे से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो थे, जो कि जिन्होंने मेन स्ट्रीम पे आना है, वो उसके बारे में गुफ्तगू करते थे। अब क्या मसले वाली बात है, अब तो तमाम डेटा जो है वो सामने है, पब्लिक नॉलेज है कि आप कोई भी आज से माजी के भी स्टैट्स उठा लें, किसी पूरी प्लेयर की करियर के ऊपर आप बैठ के अगर टाइम दे, आप उसको खोल के बैठ सकते हैं कि यहाँ इशू, अगर थोड़े सियाने और आपको गेम की समझ आती हो तो अब माहौल चेंज हो गया। माहौल चेंज हो गया है थोड़ा सा। मुझे अभी एक और चीज़ लगती है, और हालांकि मैं तो आपको पता है कितना ज़्यादा डाटा ड्रिवन आदमी हूँ, मतलब मेरा तो ये ख्याल है कि डाटा पे रिलायंस पूरी वही करनी चाहिए, अब आगे आने वाला दौर ही वो है। हैविंग सेड दिस, थोड़ा सा ना एक थोड़ा सा मिक्सचर इसलिए होना चाहिए कि हमारे जो प्लेयर्स हैं पुराने 90s के लेजेंड्स, ये भी बहुत ऑफ हैं। उसकी वजह ये है कि ये डाटा पे रिलायंस बिल्कुल रखने के हक में नहीं है। अच्छा, और जो हमारे ये तजियाकार हैं ये भी बहुत ऑफ हैं, इनमें से कुछ हक में है डाटा के, कुछ खिलाफ हैं, बट इन एनी केस ये खेले कभी नहीं क्रिकेट, घटिया लेवल पे खेले हैं लेकिन खेले हुए ये भी बड़ा ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये भी बात कर लेते हैं कि गैरी कर्स्टन जो हमारे कोच हैं, वर्ल्ड कप तक हमारे कोच हैं, उसके बाद भी अल्लाह करे रहे, पता होता ना आपको, सिर्फ एक टूर्नामेंट में कोच फारग हो जाते होते हैं। हमारे इधर खुदकुशियाँ हुई, मतलब अल्लाह माफ़ करे, वो खुदकुशी थी जैसे भी था वो। और फ़खर ज़मान को इन्होंने बाकायदा बहुत टाइम लगाया उसके साथ। अगर फ़खर ठीक खेला है, अगर फ़खर ज़मान जो है, मतलब आपका जो स्टार्टिंग ऑर्डर के अंदर अगर आप आ जाए टुवर्ड्स द मिडल ऑर्डर, तो मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान की अच्छी परफॉर्मेंस थी। बाकी इफ्तिखार और इमाद तो डेफिनेटली, बट वो तो आए ना फिनिश करने के लिए। तो आई थिंक गैरी कर्स्टन का भी इनपुट जो है वो भी आपको फ़ायदेमंद साबित होनी चाहिए। एक नज़र है, आप देखें, अब अगला मैच मेरे ख्याल में ट्यूसडे को है, फिर एक मैच थर्सडे को है हमारा। सो ये दोनों मैचेस हमें बड़ी क्लोजली देखने चाहिए, और बड़ा इसके अंदर से चीज़ें जो हैं हमें शो पे तो हम बात करेंगे, ज़ाहिर दोनों मैचेस करेंगे अगले जुमे इंशाल्लाह, बट ये ज़रूर जो आवाम को की तरफ को मेरा मैसेज है कि आपने अगर क्रिकेटिंग, अब क्रिकेट जोन में कुछ लोग होते हैं ना जो ज़रा वो फैशनी क्रिकेट वॉचर्स होते हैं, जब बड़ा टूर्नामेंट हो, कि इंग्लैंड वाला ज़रूर देखें आप, ये बड़े चीज़ें आपको दिखा, बड़ी चीज़ें एक्सपोज करेगा। बिल्कुल, गैरी कर्स्टन का ना एक्सपीरियंस एक तो ज़ाहिर IPL का भी है, वैसे भी बड़े प्लेयर हैं। मुझे एक और चीज़ की वजह से उम्मीद इनसे बहुत रहती है, क्योंकि
सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में T20 क्रिकेट जो है ना वो ईयर राउंड वो साउथ अफ्रीका में होती है। सो मेरे ख्याल में वहाँ के जो लोग हैं ना उनको सबसे ज़्यादा वो अडेप्ट कर चुके हुए हैं या अडॉप्ट कर चुके हुए हैं ये वाला मॉडल, इसको आप क्रिकेट कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, T20 जो है ना उसको मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीकन सबसे ज़्यादा समझते हैं। हाँ, सो बिल्कुल ठीक है। और जाहिर है क्रिकेट जो है इंग्लैंड है, फिर वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने वी लुक फॉरवर्ड टू दोज। और चलें, टीम अब अनाउंस हो गई है, बॉयज़ सारे मौजूद हैं इंग्लैंड में, खेल रहे हैं। आज़म खान विकेट कीपिंग कर रहा था, ये भी देख के अच्छी लगी ये चीज़। आज़म खान इंक्लूडेड है, इंजरी शायद उसकी ठीक हो गई है, ये बड़ी अच्छी बात है। हम किसी दिन एक पूरा टॉपिक इस पे भी करेंगे कि आप पाकिस्तानी मेड डिपार्टमेंट को अक्सर लाइट सी झुकते करते हैं, हालांकि मैं उन पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। बाहर भी तो अब इंग्लैंड वालों को नहीं पता था कि पहला मैच वॉश आउट हो जाना है, श्रीलंका वालों को नहीं पता होता था। तो बाहर का मेड डिपार्टमेंट को और यहाँ के मेड डिपार्टमेंट को हम किसी दिन कंपेयर कर लेंगे सर, एक ही बात निकलेगी सर, मैं यहाँ बोल नहीं सकता। बाहर जी यहाँ पे हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, आजकल तमाम सुर्खियों में अखबारात के अंदर न्यूज़ के ऊपर एक चर्चा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, कई रिकॉर्ड जो हैं वो कायम हुए हैं। हमने सोचा आपके लिए आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट को बुलाया जाए। अब्दुल रहमान नजम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो इस चीज़ के ऊपर भी हमसे बात करेंगे, एनर्जी सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। फाइनेंशियल एडवाइज़र, इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं शुरू करना चाहूँगा इस चीज़ से कि जो, और अगेन आप समझें कि एज ए बिल्कुल लेमैन कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो इस वक्त बुलंद सतह पे जा रही है और बड़ी देर से जा रही है, उसकी वजह क्या है? नंबर वन। नंबर टू, कि एक आम शख्स को इस इंडेक्स से क्या फ़र्क पड़ता है? नंबर वन, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 20 साल बाद प्राइमरी डेफिसिट हुआ है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि अगर आप हुकूमत के इंटरेस्ट के खर्चे निकाल दें तो एक्सपेंसेस और जो टैक्सेस आते हैं वो बैलेंस हो गए हैं। ये लास्ट टाइम 2004 या 2005 में हुआ था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान फिस्कल डिसिप्लिन अचीव कर रहा है, और अगर आप इस ट्रैक पे रहते हैं तो आपकी पूरी ओवरऑल इकोनॉमिक वायबिलिटी, जिसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट वैल्यू होती है। स्टॉक मार्केट क्या है? ये है कि इस मुल्क में जितने भी कारोबार हैं उनकी वैल्यू क्या है। तो जब इकोनॉमी का फ्यूचर आउटलुक अच्छा नहीं होता तो फिर उन कंपनियों का अगर मुनाफा अच्छा भी हो तो लोग कहते हैं कि 3-4 साल बाद तो इस इकोनॉमी नहीं ख़त्म हो जाना है, तो फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं बनती। तो जैसे ही इकोनॉमिक आउटलुक, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं, वो इम्प्रूव हो रही है, तो इन कंपनीज़ की वैल्यूएशन भी इम्प्रूव हो रही है। अच्छा, सो अब अगर एक आम बंदा भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है इसके अंदर, और हमें सबकी रिकलेक्शन में है, अखबारों में पढ़ रखा है कि जी ब्लड बाथ हो गया, डूब गए, मर गए। सो जब भी ये डेफिसिट दोबारा अगर खुदा ना खास्ता कभी आता है तो आवाम को ये पहले पता लग जाएगा और स्टॉक मार्केट बाद में मूव करेगी, या स्टॉक मार्केट पहले ही इसको जो है सेंस कर लेगी? यानी कि एक आम आदमी के पास इसमें इन्वेस्ट करने के बाद बचने का चांस होता है, या है ये रिस्क के गए तो गए? देखिए, होती तो स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, और अगर आज मैं आपको कहूँ ना कि आप बता सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के लिए बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 6 से 12 महीने आगे चल रही होती है। अब पिछला साल इकॉनमी का पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं रहा, ऑलमोस्ट बहुत कम जीडीपी ग्रोथ हुई है, लेकिन जो फ्यूचर की आउटलुक है वो बेहतर हो रही है, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। बट अच्छी बात यह है कि अगर आप पिछले 25 साल का डेटा देखें, अब 25 साल का डेटा मजाक नहीं होता, उसमें सारी उतार चढ़ाव हर चीज़ बैलेंस हो जाती है। अगर उस टाइम पे स्टॉक मार्केट अंडर वैल्यूड थी, आज ओवर वैल्यूड है, वो चीज़, उसका भी इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। 25 साल में आप एक्चुअली देखते हो कि इस एसेट की अर्निंग पावर क्या है, तो उसमें स्टॉक मार्केट नंबर 1 है पाकिस्तान में, एंड बाय फार। रियल एस्टेट के अच्छे प्रोजेक्ट्स इसके एवरेज इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। अगर आपने 1999 के शुरू में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपकी सेविंग्स 60 से भी ज़्यादा टाइम्स बढ़ गई होती, और यही अगर आपने दूसरी एसेट क्लासेस में लगाया होता तो उनके रिटर्न्स कोई 20 से 30 टाइम्स क्रॉस नहीं करते। तो एक आम आदमी के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन लॉन्गर टाइम होराइजन पे करें। इस मुल्क में बिजनेसेस की अर्निंग पावर बहुत अच्छी है, आप उनके साथ इक्वल पार्टनर्स बने, लेकिन टाइम करने की कोशिश ना करें। और ये जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं ना, जो 5 से 10 रुपए वाली होती हैं, उनको तो बिल्कुल अवॉइड करें। वो जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे ना, फिर उनको टच कर लेगा। यानी कि ब्लू चिप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस। हाँ, स्टार्ट उधर से करें। राइट। अच्छा, दूसरा मुझे बताया, अब स्टॉक मार्केट तो एक
पाकिस्तान के अंदर हमेशा से है, उसके लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लोगों ने बहुत पैसे कमाए, बहुत लोग उसके अंदर एक पॉलिटिकल एक्सपोजर भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है, लेकिन उस चीज़ को रहने देते हैं। कमोडिटीज़ की मार्केट जो है वो भी अब हम देख रहे हैं कि लोग काफ़ी उसके अंदर इंटरेस्टेड हो रहे हैं। एक ज़माने में कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग यहाँ पे बहुत कम होती थी, नॉन एग्जिस्टेंट होती थी। फिर 90s 2000s के अंदर कुछ कंपनीज आई जिन्होंने कमोडिटीज़ को टेकअप किया। सो आज के वक्त किसी के पास एक इन्वेस्टमेंट एपेटाइट है उसकी, और उसने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसमें रियल एस्टेट तो ज़ाहिर है हर बंदा रखता है थोड़ा बहुत, लेकिन कमोडिटीज़ टू शेयर्स का जो एक रेशियो है वो आपके नज़दीक एक शख्स के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, कमोडिटीज़ का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, तो आप कैश के तौर पे कमोडिटी ट्रेड करने के बजाय उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करें, वो आपको इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का भी एक्सपोजर देंगे। बट कमोडिटीज़ में लॉन्ग टर्म अर्निंग पावर कोई नहीं है। ऑयल अगर आप देखें 20 साल पहले कितने का था और आज कितने का है, तो उसने 100x नहीं किया होगा कभी भी। कमोडिटीज़ एक इन्फ्लेशन के साथ ही बढ़ती हैं, बट शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आती है। अगर आप उस मार्केट को बहुत अच्छा समझते हैं, आप ऑयल को बहुत अच्छा समझते हैं, आप कोल को बहुत अच्छा समझते हैं, तो उसमें आप फिर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पोजीशन। बट अगर आपने सेविंग्स करनी है और बिल्कुल सब कुछ भूल जाना है, तो फिर मे बी कमोडिटीज़ इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है लॉन्गर टर्म। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है लोग बहुत स्केप्टिकल होते हैं हर चीज़ को लेकर। सो यहाँ पर इस तरह की कंस्पिरेसी थियरीज भी बहुत होती हैं कि जी यहाँ पे इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में पैसा डालते हैं और वैल्यू ऊपर जाती है स्टॉक की, फिर निकाल लेते हैं तो वो क्रैश कर जाती है, आम इंसान को नहीं पता होता, उसको नुकसान हो जाता है। क्या ये वाकई ऐसा होता है? और दूसरी चीज़, अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो वैसे ही बेहतर हो रही है, सो अब ऐसा होने के चांसेस, अगर ऐसा होता है तो अब ऐसा होने के चांसेस अभी भी हैं या अब कम हो गए? देखिए, अब जो डिक्लाइंस और इंक्रीजेज आते हैं वो ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे आते हैं। मे बी आज से 20 साल पहले, मैं जब इतना एक्टिव नहीं होता था, जब बताते हैं कि जो 4-5 बड़े ब्रोकर्स होते थे ना, वो डिसाइड करते होते थे मार्केट कहाँ जाएगी। बट अब तो 100-100 बिलियन 200-200 बिलियन के फंड्स हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जैसे छोटे छोटे फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं, तो एक पूरी एक कलेक्टिव मार्केट बन गई है। अब एक फ्यूचर आउटलुक अगर इम्प्रूव हो रहा है तो फिर स्टॉक मार्केट बढ़ती है। ये जो स्पेक्यूलेटिव वाला एलिमेंट है ना, ये छोटी कंपनीज में हो सकता है। लेट से 500 मिलियन 2 बिलियन की कंपनी, आप उसको 10 अरब पे ले गए, आपने 200-300 मिलियन के शेयर बाय किया और उसकी प्राइस इतनी बढ़ गई कि उसका मार्केट कैप 10 बिलियन हो गया। बट आप ये 100 बिलियन वाली कंपनी में नहीं कर सकते, जिसकी रोज़ 2 मिलियन डॉलर की ट्रेडिंग होती है, तो 2 दिन में आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे जो आपके पास हैं उसको मैनिपुलेट करने के लिए। तो छोटी कंपनीज़ में बायर भी होता है, यहाँ भी मोस्ट प्रॉब्ली होता होगा, बट बड़ी कंपनीज़ में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तो हमारी जो पुरानी अप्रोच टूवर्ड्स स्टॉक्स, मतलब मैं ऐसे करूँ कि मैं चाह रहा हूँ ऑडियंस को हम एक बिल्कुल लेमैन थोड़ा अप्रोच भी दें कि जी फिजिकल शेयर्स हमेशा मिला करते थे कि जी वो फिजिकल शेयर्स हैं, वो आप संभाल के रखते थे। तिजोरी किसी खोलें तो फिल्मों में भी होता था जी वो शेयर भी पड़े हुए और कैश पड़ा है और सोना पड़ा हुआ है। अब तो ऑब्वियसली CDC का एक सो हम पाकिस्तान कब इस चीज़ में नंबर 1 आया कि इससे हम चीज़ को करें? ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस चीज़ पे मूव कर चुके हैं या अभी भी वही पुराने लोग पड़े हैं, इनके पास फिजिकल शेयर्स हैं? और लास्टली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी का फिजिकल शेयर्स हैं, किसी मतलब एक दिन उन्होंने अलमारी खोली दादा जान के शेयर गिर पड़े, तो आर दोज ऑफ वैल्यू या वो आपके लिए कुछ नहीं? नहीं, डेफिनेटली दे आर ऑफ वैल्यू। आई थिंक फिजिकल शेयर अब बहुत कम हो गए हैं, और जिनके पास अगर अभी हैं तो वो जाके CDC के ऑफिस जाएं, वो आपके फिजिकल शेयर को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। अब ऑब्वियसली अगर वो दादा के होंगे तो थोड़ा आपको वो एक इनहेरिटेंस के साइकिल से गुजरना पड़ेगा। बट अब मेन फिजिकल शेयर का कॉन्सेप्ट पहले इसलिए होता था कि ब्रोकर पे लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, तो वो फिजिकल करा लेते थे। तो उसका अब टेक्नोलॉजी के साथ सोल्यूशन ये है कि आप अपने ब्रोकरेज अकाउंट से CDC इन्वेस्टर अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफ़र करा लें, फिर वो आपकी फुल कस्टडी में आ जाएंगे। और वो उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी ज़्यादा है एक बंदे के। बिल्कुल, जब तक वो आपके अकाउंट से मूव नहीं होंगे उनको कोई सेल नहीं कर सकता, और वो आप ही कर सकते हैं। और अगेन बाइंग सेलिंग भी इससे आसान होगी फिर इवेंचुअली, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। अच्छा, सो अब एक आम आदमी के लिए ये कितना आसान है कि बस वो किसी भी एक ब्रोकर के दफ्तर में जाए और वहाँ पे उसका वो अपना ID कार्ड दिखाएगा, अपना बैंक अकाउंट देगा और उसका अकाउंट खुल जाएगा, या उसको कोई मज़ीद चीज़ें करने की ज़रूरत है? इसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया था गवर्नमेंट ने आज से 1 से 1.5 साल पहले। उसको कहते हैं सहूलत अकाउंट। तो अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट 8 से 10 लाख की रेंज तक है तो आपसे CNIC के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। अब ऑब्वियसली FATF की रेगुलेशंस दुनिया में काफ़ी आ गई हैं, तो जब आप इस अमाउंट से ऊपर जाएंगे तो फिर आपसे वो और डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, सैलरी स्लिप मांग लेंगे या आपसे सोर्स ऑफ इनकम मांग लेंगे। बट 10 लाख तक भी एक आम आदमी इन्वेस्ट कर सकता है विदाउट एनी हैसल। बिल्कुल ठीक है। और आपके ख्याल में एक बंदा अगर महीने के 2000 रुपये भी सेव करता है तो क्या वो इतनी छोटी अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकता है?
बिल्कुल कर सकता है। बहुत सारे ब्रोकरेज अकाउंट 5,000 के अमाउंट से भी अकाउंट आपका ओपन कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें आप ध्यान रखिएगा, जब आपकी वैल्यू थोड़ी कम होती है ना पोर्टफोलियो की, तो ब्रोकरेज का बिज़नेस इज़ लाइक कमीशन बिजनेस। तो वो अपनी इकोनॉमिक्स को ठीक करने के लिए आपको बार बार ट्रेड कराएंगे, वो आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने से थोड़ा उनके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो उसको आपने रजिस्ट करना है। बिल्कुल ठीक है। सो ये भी ज़रा समझा दें कि जो लोग ट्रेड करते हैं और जो लोग लॉन्ग टर्म रखते हैं, एक तो ये कि जब मार्केट अगर वॉलेटाइल हो भी, लेकिन अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो इसमें भी आप कुछ अरसे अपने पास रख के फ़ायदा ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ट्रेडिंग और इसमें क्या फ़र्क है? लेकिन ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में भी लेस देन 1 ईयर को कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है कि आपने कंपनी के साथ ग्रो होना है। अब ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज अलग होती हैं, उसमें लोग चार्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चार्ट्स बेसिकली ये है ह्यूमन साइकोलॉजी, कि ह्यूमन के अंदर अभी फियर चल रहा है या ग्रीड चल रही है, चार्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो उसके वो पैटर्न्स बना के उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरी एक्सपर्टीज़ में ये इतना ज़्यादा नहीं है। मैं डीपली पूरी कंपनी को ऐसे अंडरस्टैंड करता हूँ कि जैसे हर चीज़ मुझे पता हो कि वो जो बेचती है उसकी प्राइस क्या है, उसके एक्सपेंसेस क्या हैं, आज से 2 साल बाद उसका प्रॉफिट क्या होगा, और मैं उसकी एक फेयर वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो वो अप्रोच जो है वो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप पार्टनर बन जाए। ठीक है। और बस ये देखिए स्टॉक मार्केट के ऊपर जो अब हम भी ट्रेंड देख रहे हैं, मेरे ख्याल में जो फिगर वो रीच करना चाह रहे हैं वो 110,000 की को फिगर एक कह रहे हैं कि हम इवेंचुअली रीच करना चाहते हैं। तो क्या पाकिस्तान में अब ये जो हमें ग्रोथ नज़र आ रही है, और ग्रोथ तो कई चीज़ों में नज़र नहीं आ रही, स्टॉक मार्केट में नज़र आ रही है। आपने शुरू में तो इस बात को काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, बट आपके ख्याल में जो पोलिटिकल एक्टिविटी है इसमें, और वो बहुत मुतासर करती है स्टॉक मार्केट को। सो जिस मुल्क में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, लेकिन आप कह रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे इस वक्त स्टेबल है, सो वो कितना फ़र्क होता है कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी टेक ओवर कर लिया और जी मार्केट अब नीचे जा रही है, तो ये तो क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो चलती रहनी है इसके अंदर। सो आपके ख्याल में इसको ओवरकम कर जाएगी स्टॉक मार्केट, या हमेशा उसी चीज़ के डर में होंगी इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स? आई थिंक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाली चीज़ तो डायनामिक है, और ये इसको इफेक्ट इस तरह से करती है कि जब भी गवर्नमेंट को लेट से पता चल जाए हमारे दिन आखिरी शुरू हो गए हैं, तो वो फिर तिजोरी के खोल देते हैं, और वो जो प्राइमरी डेफिसिट वाली बात मैंने आपको बताई वो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, और सारे लोग सोचते हैं कि अब पाकिस्तान का जितने भी रिजर्व्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, खर्चे आप ऐसे कर रहे हैं, सब्सिडीज़ दे रहे हैं, तो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ऑब्वियसली इसको वो फॉलो करना पड़ता है हर 2-3 महीने की कैसे चल रहा है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो रही है। जैसे हमारे रिजर्व्स अब स्टेट बैंक जो कोट करता है, मतलब 9+ समथिंग बिलियन आपकी जो रिजर्व्स हैं, लेकिन हमारी रीपेमेंट्स भी बहुत आती हैं। तो जब रीपेमेंट आती है और जब ये पैसे हमें भेजने पड़ते हैं, एक तो हमारे पास वो तरीका ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म हम पैसे नहीं दे सकते आपको, तो हम बड़ी सालों से कर रहे हैं, लेकिन फर्ज करें देने पड़े और ये रिजर्व जो है आपके डिप्लीट हो जाए, जो कि होगा इवेंचुअली, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट को कैसे इफेक्ट करेगा? जो आपका रिजर्व वाला जो कुशन है, जो स्टेट बैंक की मॉपिंग कर रहे हैं उसको, उसकी वजह से आपके पास अच्छा एक रिजर्व पड़ा हुआ है, बट इट हैज़ टू गो सम टाइम, तो उसके बाद क्या स्टॉक मार्केट को? नहीं, डेफिनेटली रिजर्व्स का बहुत बड़ा रोल होता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, बट होता ऐसे है, आप पास भी देखेंगे ना, जब जब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में होता है तो वो एक डिसिप्लिन से चल रहा होता है। कब नहीं होता है? जब होता है, जब होता है तो जब होता है तो बहुत मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ चल रहा होता है, तो आपके जो लेंडर्स हैं वो देख रहे होते हैं कि ये अपना बजट सही तरीके से बना रहे हैं, तो वो ईजिली आपको रोल ओवर्स दे देते हैं। रोल ओवर्स भी आपको मिल जाते हैं, और आपने अगर किसी बैंक से नई फाइनेंसिंग लेनी हो वो भी आपको आसानी से मिल जाती है। अब रीपेमेंट्स तो हैं आपकी ऑलमोस्ट $20 बिलियन की नेक्स्ट ईयर, बट उसमें से 10 प्रॉब्ली रोल ओवर हो जाएंगी अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, और फिर कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान को आसानी से $3-4 बिलियन साल के दे सकते हैं, तो ये ईजिली मैनेज हो सकता है अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलें। अच्छा, हमारे वो दोस्त हैं उज़ैर यूनुस, वो उनसे मैंने पूछा कि जी अभी आपको क्या ट्रेंड लग रहा है, तो उन्होंने कहा 2 साल तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2 साल तो मुझे ये ऊपर ही जाता नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा जी कि क्या चीज़ है जो इसको डिसरप्ट कर सकती है? उन्होंने कहा लगता बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पेट्रोल जो है वो $100 से ऊपर चला जाए तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है। फिर मैंने उनसे एक और चीज़ ये पूछी कि अगर खुदा ना खास्ता सैलाब आता है तो उन्होंने कहा दैट कैन ऑल्सो डिसरप्ट। तो और भी कोई चीज़ें हैं जो डिसरप्ट कर सकती हैं इस ग्रोथ को? आई थिंक इवेंचुअली यही होगा कि कोई ऐसी चीज़ जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट को ख़राब करे। अब वो ऑयल महंगा होने से भी हो सकता है, वो आपस की चपकलिश से जो सब्सिडीज़ शुरू हो जाती हैं उससे भी हो सकता है, आपके किसी पार्टनर से, चाइना से, अमेरिका से रिलेशन ख़राब हो जाएं और आपके इन्फ्लोज आने बंद हो जाएं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो एंड में या फिस्कल डेफिसिट या आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो ये फिर रिवर्स भी हो सकता है। अच्छा, अब हमने मेरे ख्याल स्टॉक मार्केट की तो काफ़ी तफसीली बात कर ली है, अब मैंने जैसे इंट्रो में भी कहा था,
कि हम चाह रहे हैं थोड़ा एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी थोड़ी बात करें। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ इंटर रिलेटेड है, एनर्जी सेक्टर भी है, स्टॉक एक्सचेंज भी है और बाकी आपकी दीगर जो मार्केट्स हैं दे ऑल वर्क इन टैंडम। सो एनर्जी सेक्टर के अंदर अब गवर्नमेंट का तो है कि जी हमने इसको एटलीस्ट 10-12% एंड ऑफ ईयर हम आपकी यूनिट प्राइस जो बढ़ेगी। हमारा अपना ख्याल है कि इससे ज़्यादा ही होगी इस वक्त, तो मतलब 90-95 प्लस का जो आवाज़ है वो है जी कि बाय दिसंबर आपकी इतनी यूनिट कॉस्ट होगी। सो नंबर 1, क्या इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि देखें हम अभी 60-65 के ऊपर लोग जो हैं वो इतने परेशान हैं कि गवर्नमेंट खुद परेशान है कि इतने कि हम बेचने, शायद उनको भी थोड़ी गिल्ट होती होगी। अब इसको आप 90 पे ले जाएंगे तो कस्टमर क्या करेगा और गवर्नमेंट के पास क्या चीज़ें हैं जो वो करके इसको नीचे ला सकती हैं? ऊपर की तरफ ना सोचें, नीचे की तरफ सोचें। देखें, हर साल जैसे एनुअल टैरिफ होता है, जो भी अगले साल की कॉस्ट होती है उसके हिसाब से आप बेस टैरिफ एडजस्ट करते हो। तो एक्सपेक्टेशन अभी ये है कि 5 से 7 रुपये वहाँ इंक्रीज़ आएगा। फिर ऑब्वियसली उस पर टैक्सेस लगेंगे, एक आधा कोई नया टैक्स तो आना ही है, तो ये कोई 10 रुपये की रेंज में जाने के अच्छे खासे चांसेस हैं। जितनी बिजली महंगी होगी, कस्टमर को तो चलें भूल जाते हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जब इंडस्ट्री बंद हो गई ना तो ये बिजली और महंगी हो जाएगी। जब कोई यूज़ करने वाला ही नहीं होगा और कॉस्ट आपकी वहीं रहेगी तो बिजली ने तो महंगे होना है। अब देखते हैं इसका हल क्या है। अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक है डिस्कोज वाली साइड। अब पाकिस्तान में 15% बिजली जो है चोरी हो जाती है। 10% लोग कहते हैं कि हमने तो बिल देना ही नहीं। अब अगर 25% बिजली के पैसे आते ही नहीं हैं तो बाकी 75% तो महंगी होगी ना। तो इस सेक्टर के लिए तो जो डिस्कोज वाली साइड है उसमें तो आपको प्राइवेट ऑपरेटर को लाना ही पड़ेगा। आपने बोर्ड्स चेंज कर करके सदियां गुजार दी अब, सही है, ये कोई चेंज नहीं आता। या आप इनको प्राइवेटाइज़ कर दें या आप इनको प्राइवेट ऑपरेटर को दे दें और कुछ इस तरह का मॉडल बना लें कि लेट से एक डिस्को में 100 अरब के लॉस हैं। अगर उसने वो 100 अरब का लॉस ख़त्म कर दिया बिल्स कलेक्ट करके तो उसकी फ़ीस 20 अरब होगी, गवर्नमेंट को नेट फ़ायदा ही होगा। तो डिस्कोज में तो आपको प्राइवेट ऑपरेटर लाना ही पड़ेगा। जब तक आईपीपी से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो तब तक ये कैसे किए जा सकते हैं प्राइवेट? मैं आपको आईपीपीस का डिटेल में समझाता हूँ। पाकिस्तान में है सिंगल बायर मॉडल। सिंगल बायर मॉडल ऐसे है कि लेट से ये स्टूडियो है, इसका जो इन्वेस्टर है उसने 50 लाख रुपए लगा के ये स्टूडियो बनाया। आपने उससे कह दिया कि इस स्टूडियो में सिर्फ मैं अपनी रिकॉर्डिंग करूँगा, ठीक है, दूसरा बंदा इधर नहीं आ सकता। अब वो आपसे कहेगा या तो आप रोज़ रिकॉर्डिंग करें या दूसरे दिन करें ताकि मेरी फिजिबिलिटी बने, या फिर आप मुझे एक फ़िक्स रेंट दे दें। तो जब सिंगल बायर मॉडल होता है ना तो कैपेसिटी पेमेंट होगी, वरना कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। ये बहुत आसानी से समझ आ गया। अब इसके बाद सिंगल बायर मॉडल में 4 बड़े मसले। पहली चीज़ होती है कि आपने एक्सपेंसिव फ्यूल पे बिजली घर लगा ली, LNG महंगी, ठीक है, फर्नेस ऑयल महंगा। इसमें सिंगल बायर मॉडल का रोल ये है कि जब आपने प्लांट अवेलेबल करना है तो आप सोचते हैं कि मैं ऐसा फ्यूल लगाता हूँ जो कि ईज़िली अवेलेबल हो, वो महंगा हो सस्ता हो, मेरा क्या फ़र्क, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हर IPP इम्पोर्टेड फ्यूल प्रेफर करती है क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं से सप्लाई मिल जाएगी। अगर वो लोकल फ्यूल पे लगाए और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो सस्ता तो होगा, लेकिन क्योंकि उसका प्लांट अवेलेबल नहीं होगा ना, गवर्नमेंट उसको कैपेसिटी पेमेंट नहीं देगी। तो सिंगल बायर मॉडल आपकी बिजली फ्यूल में महंगी करता है। दूसरी चीज़, जो प्लांट दुनिया में शायद $1 बिलियन का लगता है, अब मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट पाकिस्तान में शायद वो $1.25 बिलियन का लगता है। और उसकी अगेन वजह यही है कि जब आप एक दफ़ा एक हायर कॉस्ट का प्लांट अप्रूव करा लिया आपने तो आपकी कैपेसिटी पेमेंट बढ़ गई। अगर आप इस सिंगल बायर मॉडल को ख़त्म करेंगे ना तो इस ओवर इन्वॉइसिंग का किसी को फ़ायदा नहीं होगा। और इसमें जितनी भी करप्शन होती है वो ख़त्म हो जाएगी। कथा कलाम अब यहाँ पे हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर, इसी चीज़ से हम कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, अब्दुल रहमान नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले IPPs की डिस्कशन हो रही थी और आप हमें बता रहे थे इसके अंदर जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उनको कैसे टैकल किया जाए और ये कब होगा। जी, सिंगल बायर मॉडल के मैंने आपको 2 प्रॉब्लम्स बताए कि जब सिंगल बायर मॉडल होता है तो महंगे फ्यूल से आप बिजली बनाने पे चले जाते हो। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि ओवर इन्वॉइसिंग भी शुरू हो जाती है, वो फ्यूल की हो या वो प्लांट के कॉस्ट की। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जिस पे हम बहस करते भी रहते हैं कि ये प्लांट लगाने की ज़रूरत थी भी कि नहीं। जब आप सिंगल बायर मॉडल में होते हो तो एक इन्वेस्टर खुद नहीं सोचता कि कल को मेरी बिजली बिकेगी या नहीं बिकेगी, वो कहते हैं बस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया तो लगा दो। तो आप जब सिंगल बायर मॉडल ख़त्म करेंगे ना तो ये तीनों प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वही एनर्जी जो आज इम्पोर्टेड फ्यूल पे लगती है, जब इन्वेस्टर को पता होगा कि मैं लोकल फ्यूल से बनाऊंगा और सस्ती होगी, उससे मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता हूँ, तो पाकिस्तान में गैस भी मिल जाएगी, लोकल कोल भी मिल जाएगा, बिजली भी सस्ती हो जाएगी।
और जब आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोज और सिंगल बायर मॉडल को मिलाएंगे तो जो सस्ता पावर प्लांट होगा वो उसी डिस्को को बिजली देगा जो कि टाइम पे बिल कलेक्ट कर रहा है। राइट। डिस्को भी उसी से बिजली लेगा जो सस्ती दे रहा होगा। लेकिन ये सिर्फ हो तब सकता है जब हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट्स अप होंगे, अभी नहीं हो सकता। देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप एक अच्छा मॉडल बनाएंगे और जो जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है उनको नज़र आएगा कि वो सिंगल बायर मॉडल के बाहर जाके अपनी बिजली बेच सकते हैं और अपना प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं, तो वो भी इसमें आएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे हम लोग IPPs कहते हैं, 50% से ज़्यादा कैपेसिटी गवर्नमेंट ओन्ड है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, LNG पावर प्लांट्स, पाकिस्तान के जितने डैम हैं हुकूमत पाकिस्तान के, तो आपके पास ऑलरेडी बिजली अवेलेबल है जिसको आप मल्टी बायर मॉडल में लेके जा सकते हैं। एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमने इसको ओपन कर दिया तो ये तो पाकिस्तान में लीड कैप्चर है, तो बिजली तो और महंगी कर देंगे ये लोग। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास डैम की बिजली खुद होगी, न्यूक्लियर की बिजली अपने हाथ में होगी जो कि 1 रुपये वेरिएबल कॉस्ट पे बनती है, तो वो जब चाहे अपनी कीमत गिरा सकता है मार्केट में। तो हमें इस सिंगल बायर मॉडल को ख़त्म करना है और डिस्कोज में एफिशिएंसी ला के प्राइवेट सेक्टर को लाना है ताकि वो चोरी ख़त्म करे और बिल्स कलेक्ट करे। यही इसका हल है। ये जो सिंगल बायर मॉडल आप कह रहे हैं, ये बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि डिस्कोस के पास ये अथॉरिटी हो कि वो जिस IPP से ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद लें, ये मॉडल है? जी, किसी को भी इजाज़त हो कि वो पाकिस्तान में प्लांट लगाए। अभी अगर लेट से शेखुपुरा में कोई पावर प्लांट लगा हुआ है, वो उधर की इंडस्ट्री को बिजली नहीं दे सकता। थर में पावर प्लांट बंद पड़ा रहे 1 साल के लिए, वो किसी को बिजली नहीं बेच सकता। वो 20 रुपये की 20 रुपये की भी नहीं बेच सकता, 5 रुपये की भी नहीं बेच सकता। उससे पहले गवर्नमेंट के ग्रिड में जाना है, उधर से फिर गवर्नमेंट की मर्ज़ी है वो आगे किसके पास जाएगा। तो आप इसको ओपन करें, इन्वेस्टर को अलाउ करें, वो खुद सोचे कौन सा फ्यूल 10 साल बाद, ये बहुत मुश्किल सवाल होते हैं कि आज से 10 साल बाद कितनी बिजली की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा फ्यूल सस्ता होगा। सवाल में एक और सवाल ऐड कर दूँ जल्दी कि फ़र्ज़ ये तो आपने कहा ना कि डिस्कोज जो है वो मुख्तलिफ जगहों से ले लें, उनके पास ये चॉइस होनी चाहिए। क्या कंज्यूमर के पास चॉइस हो सकती है कि वो किससे बिजली खरीदे? बिल्कुल। पर डिस्कोज, मतलब ये भी बात हुई थी ना आज से कुछ देर पहले कि जी डिस्कोज भी वेरियस होंगे, मतलब उनको डिसमेंटल कर दें और फिर वो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जी, लोग बिजली खरीदें, अपने रेट पे भेजें और एक लोकेलिटी का बंदा है वो जी उससे खरीदे, जो यहाँ पे कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ में वैसे एक हद तक हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली वो खरीद के महंगी बेच रहे हैं। जी बिल्कुल हो सकता है। आपने डिस्कोज को जब प्राइवेटाइज़ किया तो आपने उनकी जोग्राफिकल लिमिट्स ख़त्म कर दी। लाहौर का डिस्को भी मुल्तान में जाके बेच सकता है, मुल्तान वाला लाहौर में भी आ सकता है। जो एफिशिएंट होगा वो ग्रो कर जाएगा, जो अच्छी सर्विस दे रहा होगा, सस्ती बिजली दे रहा होगा, वो खुद ही ग्रो कर जाएगा। मेरे पास चॉइस है, मैं किसी और से बिल्कुल। सो इसमें ना 2 बुनियादी मसले हैं। एक तो ये है कि ये जब प्राइवेटाइज करने की बात आती है डिस्कोस को, तो इनका डेट कौन लेगा? मतलब हुकूमत पाकिस्तान लेगी। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान क्या क्लियर करके आगे प्राइवेटाइज करेगी? उसके तो इनके पास पैसे नहीं है। क्या इस वादे पे करेगी कि हम आगे कर देंगे, तो इनके वादे पे एतबार कौन करेगा? सो इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जी प्रॉब्लम्स हैं, बट ये ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स है। अगर आपने इन प्रॉब्लम्स को हल नहीं भी करना, अगर तो कोई एफिशिएंट बंदा होगा वो इनको 6 महीने लगा के हल कर लेगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी करना, आप ऑपरेशंस दे दें, 10 साल के ऑपरेशंस दे दें कि जितना आप लॉस कम करेंगे उतना उसका 1% आपका प्रॉफिट होगा। डेट फिर खुद ही ख़त्म हो जाएगी, तो आप शायद 5 साल बाद प्राइवेटाइज भी कर सकें आसानी से। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि हम अब एक और मसले में फंस चुके हैं कि मियाँ साहब का जो पहला स्टेंट था, पहले 2 और उसके बाद फिर दोबारा ये रिपीट हुआ, खान साहब के जो स्टेंट था उसमें भी, कि इन्होंने इतने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए कि हम तो अब अगर यहाँ पे बिडिंग करवाते हैं एनर्जी की तो कोई अप्लाई ही नहीं करता। तो हमारे पास तो ये जो है ना कैपेसिटी चार्ज वाले के अलावा कोई मॉडल ही नहीं है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि अभी हमारे पास इतनी बिजली है कि शायद अगले 5 साल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इन्हीं से ज़रा अच्छे तरीके से अगर बात कर लें, मुझे याद है 2020 और 21 में जब ये PTI गवर्नमेंट ने कुछ IPP से रीनिगोशिएट किया था, तो उस टाइम पे ये सिंगल बायर मॉडल ख़त्म होने वाली बात हुई थी। इवन फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स जो कि सबसे महंगी बिजली बनाते हैं, वो भी कह रहे थे हम अपनी आधी कैपेसिटी सिंगल बायर मॉडल से बाहर लेने को रेडी हैं। मतलब आधी हम कैपेसिटी पेमेंट लेंगे, बाकी आधे जो हमारी प्लांट की साइज़ है ना वो हमें अलाउ कर दें, हम बाहर बेच लेंगे अपनी बिजली। इवन दो हमारी जो फर्नेस ऑयल है उससे महंगी बनती है, लेकिन हम फिर भी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर लेंगे। राइट सर, वक्त अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो जाता है। बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, आपको इंशाल्लाह फिर से एक दफ़ा बुलाएंगे एंड वील कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। लेकिन आज आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हमारी ऑडियंस को PSX के ऊपर, एनर्जी सेक्टर के ऊपर। सर आपका बहुत शुक्रिया आने का। नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।